हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कूलम्स लॉ। और हमारा कौन सा लेक्चर है ये, फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है हमारा बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड राइट अ कूलम्स लॉ। आप मेरे साथ नोट पेन निकाल दीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। जो आपकी नोट्स बनेगी वो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स ने क्या बोला, इफ देर इज अ टू चार्ज, सपोज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक Q1 एंड Q2 दो चार्ज ले लिए। इफ देर इज अ टू चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, देन देर इज अ फोर्स बिटवीन देम। दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा। ठीक है, सपोज ये इसकी वजह से इसके ऊपर, मतलब दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले दो पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज की वजह से ये चार्ज पे इस साइड फोर्स लगेगा और ये चार्ज के ऊपर, मतलब Q2 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह, मतलब Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स ये साइड लगेगा और Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स ये साइड लगेगा। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, R ले लिया है। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों जो चार्ज होते हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। वी हैव टू कंसिडर अ पॉइंट चार्जेस, ओके। एंड द फोर्सेस बिटवीन देम इज अ सेंट्रल लाइन फोर्स। सेंट्रल लाइन फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ओके। दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन में फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके। चलो, सपोज दोनों चार्ज अलग अलग है, ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। सपोज ये हमारे पास Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q1 कैसा पॉजिटिव चार्ज है और Q2 कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब Q1 के ऊपर जो फोर्स Q2 की वजह से लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और Q2 पे जो Q1 की वजह से लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो कूलम्स ने क्या बताया कि द फोर्स acting between two point charges, the force acting between two point charges is directly proportional to product of two charges, okay, product of two charges, and is inversely proportional to distance between them, okay. So according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, the Coulomb's law can be written as, or it can be stated as, okay, according to Coulomb's law क्या है बोलो, डेफिनेशन क्या मैंने बताई अभी, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law बोलो क्या था, द फोर्स, इसके मतलब दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ओके। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू Coulomb's law द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्सेस, or we can say the force between two charges बोलो भाई, is directly proportional to what, product of two charges, directly proportional to product of two
charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between, मेरे साथ ही लिखते जाइए, ठीक है, between them, ठीक है। उसको हम मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली या फिर इक्वेशन अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Here the distance between two charges are, so it will be the square of distance between them. So we can write F is equal to, or we can say F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं F, अभी देखो ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है और इसको अगर हटानी है तो मुझे कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कांस्टेंट K डाल दिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन्स नो कूलम्स लो, ठीक है। और वेर, यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, वेर K is nothing but proportionality constant, or we can say constant. What it is nothing but proportionality constant. और उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बताओ मुझे, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, क्लियर। इसका मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट अगर मुझे निकालना है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, चलो भाई के का यूनिट अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको के को सब्जेक्ट बना के ऐसे लिख सकता हूँ, F_R स्क्वायर डिवाइड बाय Q स्क्वायर, है ना। जैसे दोनों की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो मैं Q स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। R is the distance, so it will becomes meter square, okay, and Q is the coulomb, okay, so it will be the coulomb square. Then what will be the unit of K, that it is nothing but Newton meter square per coulomb square। समझ में आ गया ना, ओके। चलो, तो इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद आता है या नहीं आपको पता तो फिर आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी K की भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ओके। K इज नथिंग बट व्हाट इट इज, K इज इक्वल टू 1/4πε0। K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमें क्या मिलती है, 4π। K की वैल्यू क्या मिलती है, 1/4πε0, और 1/4πε0 जो होता है वो कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁻⁹, और वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ओके। अच्छा, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, सो इसमें भी हम जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको मैं डीप में आपको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। आप परमिटिविटी ऑफ, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो मैं आपको डीप में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अभी यही मतलब आपको ये सिर्फ ध्यान रखो, ठीक है, कि जब मैं दो चार्ज को फ्री स्पेस में रखता हूँ तब उसकी परमिटिविटी जो होती है, मतलब दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, फोर्स को परमिट करने के लिए मीडियम उसको परमिट करता है, ठीक है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मैं लिखवाता हूँ, डोंट वरी, आप लिखते जाइए, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो मिलती है वो वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है,
8.854 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आ गया? ओके। और उसका यूनिट क्या होगा बताओ मुझे। तो जो के का यूनिट है उसका एग्जैक्ट इनवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूटन इनवर्स बरोबर मीटर इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल बिकम्स न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? चलो लिख लो इतना जल्दी से, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, परमिटिविटी क्या है, के की वैल्यू क्या है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी से लिख लो। चलो हो गया। चलो अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज, मतलब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में हम देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज। चलो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? इट इज नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ के इज नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर बरोबर। अच्छा, k is depends on medium. Since epsilon naught is depends on medium, so k is depends on मीडियम। ठीक है, k की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट, अगर k मीडियम पे डिपेंड करता है, सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल ऑल्सो बी डिपेंड्स ऑन मीडियम। सो वी कैन से फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। क्लियर? फोर्स भी क्या करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि भाई देखो यहाँ पे हमारे पास कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो था वो क्या था, मुझे बताओ। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ? What is the formula of Coulomb's law? We have a formula that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So here you can see that F is inversely proportional to distance between them, square of distance between them. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Coulomb's law is the inverse square law. Okay, so we can write here Coulomb's law is the inverse square law. ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ध्यान में रखने। इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसका मतलब क्या हुआ कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। चलो, सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, ग्राफ हमारा जो बनेगा यहाँ पे किसके और किसके बीच का? तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का, है ना, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का। अच्छा, यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? जाके एक ग्राफ वाला लेक्चर पढ़ लो ना। मेरा लेक्चर मैंने, मतलब यहाँ पे मैं आई बटन में डाल देता हूँ। ठीक है, ग्राफ वाला लेक्चर। ओके, तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, और उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्सपोनेंशियल बनता है। क्लियर? ओके, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया? ओके, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? हो गया ना? चलो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे, कूलम्स लॉ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि बना सकते हैं हम, जो नीट में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देख लो। सपोज देखो, अभी कूलम्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या मिला? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। ये हमें कूलम्स फॉर्मूला मिला। इसके अंदर, ओके,
यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ फोर्स बिटवीन सपोज टू चार्जेस आर सेपरेटेड, दैट इज Q1 एंड Q2 आर separated by a distance r, and the force acting between them is given as F is equal to K Q1 Q2 upon R square. क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज डबल्ड, ट्रिपल्ड और इंक्रीजिंग, ओके इंक्रीज, हम इंक्रीज करते जाएंगे उसको, डबल ट्रिपल्ड 4 टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, n टाइम्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसमें क्या चेंज आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is doubled or tripled or 4R 5R कहाँ तक, NR तक कर देंगे, तो क्या कंडीशन होगी। तो जब डिस्टेंस मतलब कितना था, R था, डिस्टेंस कितना था, R था, मतलब गिवन डिस्टेंस था, when distance between two charge is R, then the force acting on it, then the force will be, what will be the force, F is equal to K Q1 upon K Q1 Q2 upon R square, ओके। इफ अभी इसके अंदर हमने क्या किया, इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, हमने दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया, तो क्या होगा, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2R हो जाएगा। Then the force will becomes F dash will becomes K Q1 Q2 upon R की जगह पे मुझे क्या करना है, मतलब हमने डिस्टेंस यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का था वो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस हमारा था वो हमने R की जगह पे कितना कर दिया, 2R कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना कर दिया, डबल कर दिया, 2R कर दिया, तो यहाँ पे हम 2R का स्क्वायर करेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, F डैश इज इक्वल टू 1/4 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 4 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 F, क्यों F, क्योंकि देखो आप ये इक्वेशन यहाँ पे देख लो आप, मतलब जो इनिशियल फोर्स था वो फोर्स यहाँ पे डिक्रीज होगा, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो जो हमारा फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू F बाय, मतलब इनिशियल फोर्स जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर हम देखें, अगर 3R कर दे, ठीक है, 4R कर दे, तो क्या होगा मुझे बताओ, 4R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3R कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3R में क्या होगा बताओ, इतना लिख लो पहले, मैं जगह नहीं है, क्या करें, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैं क्या कर देता हूँ, F डैश इज इक्वल टू, मतलब 3R कर दिया, 3R कर देंगे तो K Q1 Q2 अपॉन 3R का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/9 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/9 दैट इज F/9, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 का स्क्वायर दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अगर 4 टाइम्स कर देंगे, है ना, 4r कर दिया, तो f डैश क्या मिलेगा हमें, k q1 q2 अपॉन 4r का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो f बाय 16। दैट मीन्स क्या हुआ कि f बाय 4 का स्क्वायर। समझ में आया? अगर n टर्म्स होगा तो वो क्या होगा, f बाय n का स्क्वायर। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, f डैश इज इक्वल टू f बाय n स्क्वायर। अभी आपको ऐसा बोले कि अगर उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 8 टाइम्स, डिस्टेंस हमने कितना चेंज कर दिया, 8 टाइम्स चेंज कर दिया, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा अगर मैं डिस्टेंस क्या कर दूंगा, डबल्ड कर दूंगा, ट्रिपल्ड कर दूंगा, 4 5r nr तक कर दूंगा। तो ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट करके आंसर मुझे भेजो आप। इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 9r, देन व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। ओके, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। डिस्टेंस कितना कर दिया हमने, 9r कर दिया है, देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। ओके, पहले क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 अपन, मतलब पहले का डिस्टेंस r था, अभी हमने 9 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। चलो सेकंड जो है वो, अगर डिस्टेंस इज हाफ, मतलब आधा किया जाए, r बाय 2 कर देंगे, r बाय 3 कर देंगे, r बाय 4 कर देंगे, तो क्या होगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is half, that is r by 2 or r by 3 or r by 4, so on r by n। क्या होगा बताओ, चलो क्या होगा देखते हैं। पहले जो था वो डिस्टेंस हमारे पास क्या था कि Q1 एंड Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा था r, और ये चार्ज हो गए Q1 एंड Q2। हमने क्या कर दिया, r की वैल्यू डिक्रीज कर दी, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, r बाय 2 कर दिया, डिस्टेंस कम हो गया। पहले जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? और f डैश विल बिकम्स k Q1 Q2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4k क्यूब अपॉन r स्क्वायर, सो f डैश विल बिकम्स 4f। मतलब डिस्टेंस कम करने से फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चलो q बाय 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं क्या कर देता हूँ, q बाय 3, देन f डैश विल बिकम्स k Q1 Q2 अपॉन, मैंने क्या कर दिया, सॉरी q बाय नहीं, r बाय 3 कर दिया ना, डिस्टेंस जो है वो r बाय 3 कर दिया, तो हमारा r बाय 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, ऊपर चला जाएगा 9k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा f, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एफ, एफ डैश इज इक्वल टू 9 इंटू एफ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 का स्क्वायर है। जितने टाइम्स हम डिक्रीज करते हैं ना उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अगर r बाय n करते हैं, अगर r बाय n करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f डैश इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r बाय n का होल स्क्वायर, दैट इज f डैश इज इक्वल टू n, ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज f डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर f। क्लियर? ओके,
मतलब हमारा जो जनरल फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो जो बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर डिस्टेंस जो है वो डबल किया, डिस्टेंस डबल किया तो हमारा फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज कितना होगा, तो F बाय जितने टाइम्स हमने किया उससे स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया, देन द फोर्स विल इंक्रीज, फोर्स विल इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स, जितने टाइम्स हमने आधा किया है या फिर कम किया है, जितने टाइम्स हमने, मानो 3 टाइम्स कम किया तो 3 स्क्वायर, 4 टाइम कम किया तो 4 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलो लिख लो जल्दी से। हो गया? चलो अभी नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, क्यों हमें कूलम्ब्स लॉ क्यों वेक्टर फॉर्म में पढ़ना होता है? क्योंकि यहाँ पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कूलम्ब्स लॉ भी वेक्टर क्वांटिटी में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, क्यू वेक्टर फॉर्म। ओके, क्यू वेक्टर फॉर्म में करना है तो वी हैव अ रीजन, सिंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, that's why. Okay, therefore Coulomb's law shall be represent in वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर फॉर्म हमें क्यों लिखना है कूलम्ब्स लॉ, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि फोर्स हमारा कौन सा क्वांटिटी है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेरी गुड, दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट हियर कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। चलो उसके लिए मैं पहले कुछ फिगर, देखो आपको कैसे लिखना है, फिगर ऑलवेज पेज के राइट साइड लगा बनानी है, या फिर ऊपर ही आपको ऊपर ही दोनों फिगर बना देनी। मैं यहाँ पे राइट साइड में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम का यूज करके मैं बनाता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ये हमारा चार्ज Q2 है और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर है। आई हैव ऑलरेडी टोट यू अ वेक्टर, ओके, position vector and displacement vector. Go there and watch video. Clear? Okay. चलो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे जो बात आपको ध्यान रखनी है, मान लेते हैं हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं, या फिर दोनों सेम चार्ज लिए, दोनों नेगेटिव लिए या फिर दोनों पॉजिटिव लिए, तो वहां पे क्या होने वाला है मुझे बताओ, वहां पे रिपल्सन होने वाला है। दो चार्ज के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्सन। तो द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहाँ पे लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और हियर हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, उसमें आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे अगर देखो, अभी क्या करना है कि मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, तो ये वाला फोर्स किसके ऊपर लगा रहा है, Q1 के ऊपर। तो Q1 डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे R12 वेक्टर बनेगा ये डायरेक्शन में, ठीक है ना, ऐसे। और अगर ये डायरेक्शन की बात करें तो ये बनेगा हमारा R21 वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की
का कंसेप्ट यहाँ पे लगा के आपको मतलब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आएगा तो हमें डिस्टेंस R12 लेना है, और फोर्स टू ड्यू टू 1 आएगा तो R21 लेना है। ठीक है। सिमिलरली अगर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे R1 वेक्टर, यहाँ पे R2 वेक्टर, दोनों के बीच क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये Q1 नेगेटिव है, ये Q2 पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एट्रैक्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे भी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये ऐसे लगेगा और ये ऊपर की साइड ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे R12 वेक्टर बन जाएगा, यहाँ पे R21 वेक्टर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अभी जाते हैं कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर। चलो पहले आप क्या करो, ये फिगर बना लो। ठीक है, ये फिगर बना लो, बाद में मैं डेरिवेशन करवाता हूँ, क्योंकि ये फिगर हमें कुछ मतलब अभी काम नहीं आने वाली, डेरिवेशन में ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। अगर ज़रूरत रहेगी तो मैं साइड में छोटी सी बना दूंगा। ठीक है, ये पहले बना लो। हो गई, चलो मैं इरेज कर देता हूँ उसको। चलो अभी डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, अभी डेरिवेशन करते हैं, 2 पार्ट में करेंगे, 2 नहीं 3 पार्ट में करना पड़ेगा डेरिवेशन। ठीक है, चलो अभी देखो, हमारे पास छोटी सी फिगर में बना लेता हूँ आपको समझ में आ जाए इसलिए। यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ये दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे ये R12 वेक्टर हो जाएगा, ये R21 वेक्टर हो जाएगा, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे हम कि द फोर्स ऑन 1, ये चार्ज हमारे पास Q1 है ना, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। सो द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 will be, what it will be, it will be force on 1 due to 2 will be K Q1 Q2 upon R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इनटू R12 कैप। व्हाट इज R12 कैप? इट इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर विच describe the direction of force. Okay, which describe the direction of force. So we can write here where R12 vector is nothing but unit vector which shows the direction of force. Clear? समझ में आ गया ना? ओके, अभी हमें पता है कि since as we know that R12 vector, magnitude of R12 vector is R1 vector minus R2 vector का magnitude. Therefore R1 कैप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो ये वेक्टर मतलब यहाँ पे हम ये मतलब काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो मोड नहीं करना है। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we will get what we will get that force 1 2 vector will be equal to K Q1 Q2 upon R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
और ये जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, देन F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इनटू, यहाँ पे क्यों क्यूब हो गया कि चलो मैं एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, समझ में आ गया? ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है ना, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया। अभी ये वैल्यूज रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बिकम्स K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब, ठीक है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? और ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। क्लियर? ओके। नाउ similarly force on 2 due to 1, force on 2 due to 1 वो क्या हो जाएगा, so we can write force on charge Q2 due to charge Q1, ठीक है ना, चार्ज Q1। तो वो फोर्स कैसे हम निकालेंगे, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R21 कैप। क्लियर? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देंगे 3, ये इक्वेशन हमारा 3 हो जाएगा। अभी इस जैसे यहाँ पे किया वैसा ये R1 वेक्टर, तो R1 यहाँ पे देखेंगे कि सिंस R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, तो कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसके R कैप के अकॉर्डिंग। तो R21 कैप जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, R21 वेक्टर डिवाइड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर को हम जो वेक्टर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 4। क्लियर? ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 what we will get, force on 2 due to 1 will be equal to force on 2 due to 1 K Q1 Q2 अपॉन ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये वाली हम वैल्यू रख देंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह से, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। और इसको और हम करेंगे एक्सप्लेन, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, यहाँ पे ये सिर्फ ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर बी। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। चलो अभी आप एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप लिख लो। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, ए और बी। अभी थोड़ा हो गया, ऑलमोस्ट अपना हो गया है वेक्टर फॉर्म, लेकिन कुछ 1-2 टॉपिक रह जाता है, वो करवा देता हूं मैं। हो गया, मैं इतना इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो ये वाला जो हमें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम
या फिर एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हम ले लेते हैं कि भाई R12, देखो हमें पता है कि R12 वेक्टर माइनस मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होता है। आप देख लो तो ये जो डिस्टेंस रहने वाला है वो चेंज नहीं होने वाला है। तो R1 वेक्टर माइनस R2 दैट इज ये वाला, मतलब देखो मैं फिर से आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, R1 वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर will be equal to magnitude of R21 vector। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा रहने वाला है, सेम। सो वी कैन राइट हियर R1 माइनस R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होने वाला है। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, अच्छा अभी मैग्नीट्यूड में निकाल देता हूँ और वेक्टर फॉर्म में अगर करूँगा तो मुझे यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेगेटिव साइन कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे ऐसे मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, कुछ समझ में आया? चलो यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी ये डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ये डायरेक्शन जो है वो एक की डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये है, मतलब R12 वेक्टर इज ऑपोजिट टू R1 वेक्टर, R12 वेक्टर इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू R21 वेक्टर। मतलब ये हम अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलो मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। चलो ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया तो कि भाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसको और क्या किया कि मैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अगर करूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगी। ठीक है ना, ये सेम हो गया। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1। अगर ये आप नेगेटिव साइन अंदर कर देंगे तो ये R2 नेगेटिव हो जाएगा, R1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, C। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, B एंड C, फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, what we will get here, बताओ इक्वेशन A, B, C से हमें क्या मिलने वाला है, बोलो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 will be equal to minus of force on 2 due to 1. This means that Coulomb's law follows the Newton's third law of motion, है ना। Coulomb's law follow the Newton's third law of motion, Newton's third law ऑफ मोशन। समझ में आ गया? ओके, चलो जल्दी से लिख लो, ये था अपना कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। क्लियर? ओके, चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ के रिलेशंस थोड़े देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, और कूलम्स लॉ के भी क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप पढ़ाई करते जाइए, जो आपने नोट्स बनाई है उसको रिवीजन करते जाइए और अपनी तबीयत को संभालना है। ठीक है, बी केयरफुल एंड स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट।